नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान पुलिस ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प में मीणा चोटिल हो गए, जिसके चलते उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां जयपुर में अपनी मांगों को लेकर 10 दिन से धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन आज सुबह 3 बजे उन्हें हटा दिया गया। साथ ही धरने में इनका साथ दे रहे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर से 50 किलोमीटर दूर सामोन थाने के लिए निकले, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए, फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने राजनीतिक फायदे के लिए शहीदों की पत्नियों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने शहीदों के परिवारों को नौकरियां देने का झूठा वादा किया था। जब पुलवामा का हमला हुआ और यह अंत्येष्टि हो रही थी वहां पर, जिस समय सिंपैथी वेव थी पूरे देश के अंदर, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के मंत्री वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो वादे करे वो झूठे वादे थे। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। आपके सामने उन्होंने कहा कि परिवार जिसका भी नाम लेगा उस व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। ये वीडियो आपके हमने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है और आपको हम फोन पे भी भेज रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी मिलने को भी तैयार नहीं है। वो अब कानून की गुहार लगा रहे हैं, समझा रहे हैं सबको। रक्षा मंत्री जी ने, केंद्र के रक्षा मंत्री जी ने उनको फोन करके आग्रह कर दिया है कि आप मिलिए, परिवारों से मिल लीजिए, लेकिन नहीं। एक वीरांगना की तबीयत खराब होती है तो 108 एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होता, उसमें केवल नर्स है। क्योंकि कारण यह है कि परिवार को, वीरांगना को वहां से हटाना है, अस्पताल ले जाओ, लेकिन वहां से धरने के स्थल से हटा दो। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि शहीदों के परिवारों को करगिल का पैकेज दिया गया था। शहीदों की पत्नियों को 25 लाख रुपए मिलते हैं। 25 बीघा जमीन या हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट मिलता है। अगर पत्नी जमीन या फ्लैट ना ले तो 50 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। वहीं शहीद के बेटे के लिए नौकरी का प्रावधान है। अगर बेटा नाबालिग है तो उसके बालिग होने का इंतजार होगा। शहीद के बच्चों का हक उनके रिश्तेदारों को देना कितना जायज है, ये सवाल अशोक गहलोत पूछ रहे हैं। और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। हर्षा, अभी ताज़ा जानकारी क्या है? जिन्हें वहां से उठाया गया था सुबह 3 बजे शहीदों की पत्नियों को, क्या वो अपने घर पहुंच गई हैं और उनका क्या कहना है कि जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की गई उनके बारे में? देखिए, जो शहीदों की पत्नी है उनको अपना घर पहुंचाया गया है। उनसे फिलहाल कोई संपर्क नहीं है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो उनको मिलने जा रहे थे, उनको सामोद के आसपास रोका गया था और अब वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई उसमें उनकी गले में चोट आई है, उन्होंने कॉलर पहन रखा है और वैसे अस्पताल में है, ट्रॉमा में है। और अब इसको लेकर राजनीति गर्मा रही है, क्योंकि कल बीजेपी ने इसी मुद्दे पर एक प्रोटेस्ट रखा है 11 बजे ऑल ओवर राजस्थान में। तो ये कांग्रेस बीजेपी का जो फेस ऑफ हुआ है पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी पत्नियों को लेकर, एक तरफ जो आपने कहा कि जो अशोक गहलोत ने ट्विटर पे कहा था कि भाई हमारा ये पैकेज है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी रिलेटिव को जॉब दिया जाए, क्योंकि वो जॉब जो है वो जो शहीद हुआ है उसके बच्चे के लिए हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था, जब गुर्जरों का आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, उसमें लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में, तो उस टाइम किसी भी एक परिवार वाले को नौकरी दिया गया था। लेकिन शायद वो दोनों सिचुएशंस अलग थे। तो ये सरकार का रुख है। दूसरी ओर बीजेपी इसको मुद्दा बनाना चाहती है। राजस्थान में इलेक्शंस कुछ ही महीने दूर है और जाहिर है अब इस पर राजनीति गर्मा रही है। लेकिन हर्षा, आखिर दिक्कत क्या रही? क्योंकि जो मांग है, मैं देख रहा था, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी मांग है नहीं। सिर्फ ये है कि मूर्ति लगा दी जाए, सड़क का नाम उनके जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर रख दिया जाए। एक मामले में ज़रूर ये कहा गया कि देवर को नौकरी दी जाए, लेकिन उसमें ये बीजेपी के अभी राज्यवर्धन राठौड़ को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब शहीद हुए थे और जब मंत्री सरकार के वहाँ गए थे
तो उन्होंने ये कहा था, वादा किया था कि आप जिसको भी कहेंगे परिवार में उसको नौकरी दे दी जाएगी। तो जब ये वादा किया गया था तो उस वादे को पूरा करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है? और दूसरी बात, जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं, आखिर अगर मिल लेते इनसे, विधवाओं से, तो क्या दिक्कत हो जाती? सचिन पायलट तो मिले हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा है। जी, तो देखिए, जहां तक नौकरी का सवाल है, वहां पर आप अगर राजस्थान की जो सामाजिक परिस्थितियों को समझेंगे तो शायद इसको सोच समझ के सरकार ने बहुत पहले, क्योंकि ये जो पैकेज है ये अब का नहीं है, ये कारगिल के समय का पैकेज है, तो उस टाइम इन परिस्थितियों को समझकर बहुत पहले किया है। राजस्थान में दो तरह के कुछ समुदायों में रीति रिवाज होते हैं। एक ये होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम भाभी और देवर की भी शादी हो जाती है। दूसरी जो प्रथा है वो नाथा प्रथा है। इसमें यह होता है कि आप अगर ससुराल पक्ष में नहीं रहना चाहे तो आप नाथे जा सकती हैं। और कई समाज ऐसे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जहां पर यह प्रथा होती है। तो इस सब को समझकर कि जो बच्चा है, क्योंकि आखिरकार अगर उसके पिता नहीं रहे हैं तो एक्चुअली जो वारिस है वो बच्चा है। और जहां तक वेतन का सवाल है, कोई विदाउट इनकम नहीं है, क्योंकि अगर आपको 50 लाख का मुआवजा मिला है और आपको आपकी पति की फुल पेंशन मिल रही है, तो इसी में आपका जो नौकरी है, सरकार चाहती है कि जो बच्चा है उसको दिया जाए, क्योंकि उसका जो हक है, जब वो बड़ा होगा वो बिना पिता के साए के बड़ा होगा, और उसको जो नौकरी है उसको भविष्य में उसके लिए नौकरी सुरक्षित रखी जा रही है। खासकर ये देख के कि इन समाजों में नाथा प्रथा है, और दूसरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैरिज में भाभी और देवर की भी, कभी कभी भाभी को मजबूर करते हैं कि वो देवर से शादी करें। तो इन सब के मतलब कोई मजबूर ना हो और सबके हकों का ध्यान रखा जाए, ये सामाजिक रिवाजों को सोचकर ये पैकेज बनाया गया है। तो ये परिस्थिति समझना बहुत जरूरी है, ये पॉलिटिक्स से अलग है। दूसरी जो बात है कि जो मूर्ति लगाने की है, वो सब बातों पर सहमति हो गई थी, लेकिन क्योंकि लिखित आश्वासन नहीं मिला था, इसलिए ये मामला तूल पकड़ा है। और तीसरी जो बात है, वो मुख्यमंत्री नहीं मिले थे खुद, इसको लेकर भाजपा उन पर, मुख्यमंत्री पर इनसेंसिटिव होने का आरोप लगा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 7 दिनों की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले जो सुनवाई हुई थी दोनों ही पक्षों की, उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, और उसके बाद अब ईडी की रिमांड पर, 7 दिनों की रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है। ईडी ने कल ही तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और उनकी 10 दिन की कस्टडी आज मांगी थी, लेकिन उन्हें 7 दिन की कस्टडी दी गई। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, काफ़ी लंबी चौड़ी दलीलें हुई थी अदालत में, दोनों ही पक्षों की ओर से। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब 10 दिनों के बजाय 7 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा गया है। तो किस तरह से आगे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वो तो तिहाड़ जेल में बंद है? देखिए, अब ईडी रिमांड पर ले लेगी मनीष सिसोदिया को, क्योंकि अब अभी तक आपने सही कहा कि अभी तक तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया थे, और जब ईडी ने पूछताछ भी की थी तो ये पूछताछ तिहाड़ जेल के अंदर हुई थी। लेकिन अब क्योंकि प्रक्रिया की को पूरी करके ईडी ने मनीष सिसोदिया को अपनी हिरासत में ले लिया था, क्योंकि गिरफ्तारी दिखाई थी, तो अब मनीष सिसोदिया तिहाड़ में नहीं रहेंगे, बल्कि ईडी की हिरासत में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर रहेंगे। और अगले 1 हफ्ते का समय अब ईडी के पास होगा कि जो वो दावा उसने कोर्ट के सामने किया है कि किस तरह से जो अलग अलग गवाह हैं उनसे आमना सामना मनीष सिसोदिया का करवाना है, और उसके जरिए मनी ट्रेल दिखाने की कोशिश जो है ईडी करेगी। तो एक 7 दिन का समय काफी लंबा समय होता है अखिलेश जी, जो एजेंसी को मिला है। तो 1 हफ्ते के बाद अब 17 तारीख, आज 10 तारीख है, 17 तारीख को दोपहर 2 बजे फिर से पेशी होगी। लेकिन एक बार फिर बताना जरूरी है कि 7 दिन काफी लंबा समय है जो जांच एजेंसी को कोर्ट से मिल गया है। इसमें शरद, जो हम दलीलें सुन रहे थे ईडी के वकील की ओर से, वो ये कह रहे थे कि हमें कस्टडी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करनी है कि जो पैसा है वो कहाँ गया। उधर जो मनीष सिसोदिया की ओर से 3 वरिष्ठ वकील कोर्ट में
दिखे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पैसा है वो कहीं नहीं है, एक पैसा भी कोई बरामद नहीं कर पाया मनीष सिसोदिया के घर से। तो किस तरह से ईडी अपने पूछताछ करेगी ताकि वो जो मनी ट्रेल का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, उसको वो एस्टैब्लिश कर सकें। यही एक बड़ी दलील मनीष सिसोदिया के वकीलों ने रखी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन मेरे यहाँ यानी कि मनीष सिसोदिया के यहाँ जब रेड की गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब रेड की गई मेरे घर पर, मेरे दफ्तर पर, यानी मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर, तो कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है, पैसा कहीं भी बरामद नहीं हुआ है। तो ईडी का ये कहना था कि अब जो वो समय चाहते हैं, जो रिमांड चाहते हैं मनीष सिसोदिया की, इसमें वो मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करेंगे और बहुत से गवाह हैं जिनके साथ आमना सामना करवा के वो इस मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो है जो जांच एजेंसी ईडी है उसने 7 दिन की माफ कीजिएगा 10 दिन की जो है रिमांड मांगी थी, ताकि इस दौरान पूछताछ करके और मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो अभी ये देखना होगा कि ईडी किस तरह से इस मामले के अंदर मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करेगी। अभी तक ईडी की तरफ से जो कहा गया है, जो दावा किया गया, वो यही है, जो सीबीआई के केस में भी कहा गया वो ये है कि जो 5% से 12% होलसेलर के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था वो 5% से 12% कर दिया गया और ये कहा गया कि ये मनीष सिसोदिया की तरफ से खुद किया गया और ये जो 12% किया गया था इसमें से 6% का जो कमीशन है ये वापस आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिला था ताकि गोवा में चुनाव में लगाया जा सके। तो यही दलील जो है सीबीआई की तरफ से चली थी, यही ईडी भी दलील दे रही है। तो लेकिन अभी तक मनी ट्रेल जो है कम से कम मनीष सिसोदिया के मामले में जो है ये कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो जांच एजेंसी कोशिश करेगी अगले 1 हफ्ते के दौरान, जब तक मनीष सिसोदिया उसकी गिरफ्त में है, रिमांड पर हैं, कि इस मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करे, क्योंकि अगर एक बार मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर जो एजेंसी का केस है वो स्ट्रांग बनेगा और उसके आधार पर हो सकता है आगे जो एजेंसी है वो और रिमांड मांगे और उसको मिल भी जाए, क्योंकि जो कोर्ट है वो भी ये देखती है कि क्या जो एजेंसी दावा कर रही है वो कितना सही जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब 17 तारीख को जब केस आएगा तो तब पता चलेगा कि एजेंसी कितनी कामयाबी एजेंसी को इस मामले में मिल पाती है, या फिर वो हो रहा है जैसा कि मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं है और इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया गया है। नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी आज 20 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापे दिल्ली, मुंबई, बिहार और गाजियाबाद में चल रहे हैं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर और पटना के फुलवारी शरीफ में आरजेडी विधायक अबू दोजाना के घर भी छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आरोपी है। इससे पहले सीबीआई इस मामले में राबड़ी देवी, लालू यादव और मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन मिलने या इसे बेचने के बदले रेलवे में कथित तौर पर नौकरियां देने से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य लोगों के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था और सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है। काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण यह सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था, जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को।
उस समय किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको समर्थन लालू जी की पार्टी कर रही थी। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। सीधे तौर पे कहता हूं कि अब तो हास्यास्पद लगता है, कष्ट होता है कि इन एजेंसीज को आपने क्या बना के रख दिया। अपने हाथ का हथियार लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर आप उन लोगों को कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप हेडलाइन मैनेज करेंगे कुछ दिन। उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तुम लोग और कितना गिरोगे, समय बलवान होता है। 15 साल पुराने बंद मामले को खोलकर दंगाई, बेटी जलाओ पार्टी, भगोड़े तड़ीपार लोग क्या साबित करना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो। घर में एक गर्भवती बहू है, बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करने का पाप तो तुम लोगों को लगेगा ही। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज जो ईडी की ओर से छापे डाले जा रहे हैं 20 अलग अलग जगहों पर, परिमल क्या जानकारी मिल पाई है कि अभी तक क्या मिला है इन छापों में ईडी को, और जिस तरह से उनको बुलाया गया है 15 तारीख को सभी को पेश होने के लिए कहा गया है, किस तरह के सवाल तैयार किए गए हैं उनके पूछताछ के लिए? देखिए, फिलहाल जिस जगह पे है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है और यहीं पर तेजस्वी यादव का यही घर है, जहां पे सुबह से ईडी की टीम यहां पे करीब 8:30 बजे से है और अंदर से फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है। आमतौर पे होता है कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रदर्शन निदेशालय की रेड खत्म हो जाती है तो एक औपचारिक तौर पे कई मौक़ों पर वो बयान जारी करते हैं, लेकिन टीम के एक आध दो अधिकारी जरूर कुछ मौक़ों पे दिखे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अब भी रेड जो है वो चल रही है। यही नहीं, दिल्ली में उनकी बहन जो है उनके घर पे भी चल रही है। गाजियाबाद में उनकी बहन है तेजस्वी यादव की, रागिनी यादव, उनके घर पे भी चल रही है। तो ये रेड जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं लालू प्रसाद यादव के, उनके घरों पे की जा रही है और अलग अलग जगहों पे है। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मुंबई है, जो जानकारी आई है उसमें बिहार है, तो ये तमाम जगहों पे हो रही है। जो चार्जशीट की बात है वो सीबीआई ने दाखिल की है और ईडी की पहली बार इस तरीके से रेड हुई है इस मामले को लेकर। तो उस चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की, जहां पे तमाम आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां पर हाजिर होना है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना जरूरी कि ईडी की इस कार्रवाई से पहले सोमवार को राबड़ी देवी से पूछताछ हुई बिहार में, पटना में। उसके बाद उसके अगले ही दिन मंगलवार को मीसा भारती जो दिल्ली में हैं, उनके आवास पे लालू प्रसाद यादव थे, उनसे भी पूछताछ की गई। तो ये तमाम चीज़ों को एक कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। आमतौर पे यही होता है, जब आरोप लगता है, घोटाला साबित करना होता है, तो उसके लिए साक्ष्य और सबूत की ज़रूरत होती है। उसी सबूत की तलाश है, चाहे वो ईडी के तमाम जगहों पे, लोकेशन पे रेड के जरिए की जा रही हो, ताकि उस मनी ट्रेल को, मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को एस्टैब्लिश किया जा सके। हालांकि वक्त बहुत बीत गया है, लेकिन कागजों में बहुत सारी चीज़ें दर्ज होती है जब आप इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसी को खंगालने की कोशिश हो रही है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ईडी की तरफ से कोई बयान शाम तक में, देर शाम तक जरूर आए, जब ये रेड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर रेड चल ही रहा है। शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो छापा अभी भी डल ही रहा है और चली रही है ईडी की कार्रवाई, तो आगे भी आपके पास आते रहेंगे। जो आपके पास ताज़ा अपडेट होगा उसको लेकर के ज़रूर दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, जिसे करीब 1.5 दर्जन राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। विपक्ष के कई दलों के नेता इस धरने में शामिल हुए। के कविता ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया का विकास हो रहा है, अगर उसी तेजी के साथ हिंदुस्तान का भी विकास होना है तो महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए महिला आरक्षण बिल लाना बहुत जरूरी है, जो 27 साल से लंबित है। उन्होंने कहा कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे। हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा
तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे, ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। वहीं के कविता के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे अकाली दल के नेता नरेश गुजराल से बात की हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। मैं बहुत दूर से हमारे सहयोगी हमारे साथ गुजराल साहब हैं। सर, ये जो विमेन रिजर्वेशन का बिल है, इसे एक बहुत ही संजीदा मुद्दा है। 27 साल से जो है इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये कभी एंड ऑफ द लाइट नहीं देख पा रहा है। आपको क्या लगता है, ये इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, जब तक नारी शक्ति को इस मुल्क में आगे नहीं लाया जाएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं हैरान हूँ कि हर पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में रखती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और सब पार्टियों के मैनिफेस्टो में है, लेकिन जब संसद में बात होती है तो सब चुप्पी धारण कर लेते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि इस प्रोटेस्ट के साथ संसद में फिर आवाज़ उठेगी और 24 की चुनाव से पहले ये बिल पास करवाया जाएगा। सर, जिस तरह से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रही है, आज भी आरजेडी के ऊपर काफी ईडी की जो रेड्स हैं वो हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष का ये कहना, जैसे कविता जी कह रही थी कि ओनली ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को ये टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये सब कुछ हो रहा है, ये गलत है, ये गैर कानूनी है। मैं मानता हूँ किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज जैसे हर ऑपोजिशन के मेंबर को टारगेट किया जाता है और जब दोषी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको खुली छूट मिल जाती है, ये बात गलत है। तो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। सर, जैसे आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है टू ब्रिंग द ऑपोजिशन टुगेदर? देखिए, उसके लिए आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा है जिसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठेगी, जिससे अगर बाकी सब पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो बाकी मुद्दे भी उठेंगे। लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ इस मुद्दे तक सीमित है। अच्छा, पंजाब की अगर एक छोटा सा सवाल सर, पंजाब में जिस तरह से हालात हो रहे हैं, जिस तरह से जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो चिंता है वो केंद्र सरकार भी कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उसे काबू नहीं कर पा रही है? बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ, सबको चिंता करनी चाहिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्यों एक्ट नहीं करती। अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, चाहे NIA हो चाहे बाकी एजेंसीज हो, वो क्यों नहीं एक्ट कर रही? ये आप देख रहे हैं कि किस तरह की बात उठाई जा रही है, देश को तोड़ने की बात की जा रही है और सबने चुप्पी धारण की हुई है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। देश में इन्फ्लुएंजा धीरे धीरे पांव पसार रहा है। H3N2 से देश में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। एक मौत हरियाणा में जबकि दूसरी कर्नाटक में हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में H3N2 के 90 मामले सामने आए हैं, जबकि H1N1 के 8 मामले सामने आए हैं। भारत में अभी H1N1 और H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। और कोरोना के बाद एक बार फिर से मास्क की वापसी हो गई है। इस बार वजह है लोगों को तेजी से चपेट में लेने वाला H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। इस बीमारी की परेशानी के लिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तो इसके लक्षण क्या हैं और क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शांति गोयल पिछले 5 दिनों से अस्पताल में हैं। बुखार और खांसी की शिकायत इतनी बढ़ गई कि दाखिल होना पड़ा। उम्र करीब 75 के आसपास है और अब इलाज के बाद सुधार है। खांसी भी हुई, बुखार भी आ जाओ और ये निमोनिया बन जाता है मेरा। निमोनिया बहुत जल्दी बनता है।
मौसम बदलने के साथ ही H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने तेजी से लोगों को चपेट में लेना शुरू किया है। इससे बचाव को लेकर मास्क की फिर से वापसी हो गई है। आईएमए ने इस बीमारी में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दी है। सबसे पहला सिम्टम है कि बुखार, जो करीब 3 दिन रह सकता है और वो हाई ग्रेड भी हो सकता है, 100, 102 इससे ऊपर भी जा सकता है। और एक लंबी खांसी 3 हफ्ते तक, ड्राई कॉफ, ऐसे खांसी रह सकती है। साथ में नाक बहना ये हो सकता है, कमजोरी आना, वीकनेस होना। एंटीबायोटिक्स तो करना ही नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इस वायरल डिजीज में फायदा नहीं करेंगी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा पेशेंट में। सांस रोग विशेषज्ञ की माने तो 10 से 15% मरीजों के लिए ये बीमारी खतरनाक है। वहीं ज्यादातर मरीजों में लक्षण माइल्ड ही हैं। ज्यादातर मरीज जो हैं वो माइल्ड वायरल फीवर से पीड़ित हैं और सिर्फ इसका जो सेवन है पैरासीटामोल का वही करना है, पानी खूब पीना है और बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें। आमतौर पे 5-7 दिन ये बीमारी रह के अपने आप ही चली जाती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि पहले से कुछ ऐसी बीमारियां जिनसे कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कुछ दवाई ले रहे हैं या उनके लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है। ऐसे मरीजों में बीमारी भयंकर रूप ले सकती है। H3N2 का खतरा इतना ज्यादा है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने तो मास्क अनिवार्य कर दिया है। मास्क अभी हमने जो डॉक्टर हैं उन्हीं को एक ऑर्डर कर दिया। ऑल ओपीडीज में कंपल्सरीली दे आर सपोज्ड टू वियर। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के लक्षण करीब करीब समान हैं। कोरोना के मामले भी थमे नहीं और देश में 3100 से ज्यादा फिलहाल कोविड के मामले हैं। जानकार कह रहे हैं कि टेस्टिंग कोविड की ज्यादा हो नहीं रही तो कहीं इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले दबे पांव कोरोना की दस्तक तो नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और केरल के कोच्चि शहर में इन दिनों लॉकडाउन जैसे हालात है। बहुत कम लोग ही सड़कों पर निकल रहे हैं। जो बाहर नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा है। बच्चों और बूढ़ों को घर में पूरी तरह से कैद कर दिया गया है। यह सब कोरोना वायरस को लेकर नहीं बल्कि यहाँ के एक डंपिंग यार्ड में आग लगने के वजह से है। ब्रह्मपुरम इलाके में एक डंपिंग यार्ड में 1 हफ्ते पहले आग लगी थी। जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। 8 दिनों से ज्यादा हो गए। लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। ब्रह्मपुरम और इसके आसपास के इलाकों में हवा जहरीली होने से केरल सरकार ने वहां के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे घरों के अंदर ही रहें और खिड़की दरवाजे खुले न रखें। यह जहरीला धुआं कैंसर जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। दमकल की 200 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के मिशन में लगी हैं। करीब 50,000 टन कचरे में आग लगी है। दमकल विभाग के सूत्रों के मुताबिक 70% क्षेत्र में सुलगते प्लास्टिक कचरे को बुझा दिया गया है। बाकी 30% इलाके में धुएं को कंट्रोल करने का काम चल रहा है। आग बुझाने में मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया है। कोच्चि और पड़ोस के एर्नाकुलम जिले में सभी स्कूल कॉलेज एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। भारत समुद्र में अपनी ताकत किस तरह से बढ़ा रहा है और युद्धपोत निर्माण में भी किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका एक बड़ा उदाहरण INS विक्रांत है। हमारे सहयोगी सुनील ने इसका जायजा लिया। इस समय हम INS विक्रांत के हैंगर में हैं। देखिए कितना विशाल इसका एरिया है। 2600 मीटर है और इसके अंदर 20 जो है कि एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये राउंड टेबल है, दरअसल टर्न टेबल है। एयरक्राफ्ट जब इस एयर लिफ्ट से यहाँ आएगा तो यहाँ से वो इसके जरिए टर्न होकर जहाँ चाहिए वहाँ वो पार्क हो सकता है। और इसकी खासियत है कि इसमें 2 इस तरह के एयरलिफ्ट डेक हैं और ये बाहर की तरफ है, क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट लिफ्ट के जरिए हैंगर की तरफ आते हैं या ऊपर डेक पर जाते हैं तो अंदर का ऑपरेशन यहाँ बंद करना होता है, लेकिन इसमें खास तौर पर इस तरह से बनाया गया है बाहर की तरफ ताकि हैंगर का कोई भी ऑपरेशन जो है वो रुके नहीं और कोई भी एयरक्राफ्ट या तो डेक पे जा सके या तो फिर आ सके। इसका जो फ्लाइंग डेक है ये 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। इस तरह के 30 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर इस पर आसानी से पार्क हो सकते हैं। 15 डेक है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, पुल है और महिलाओं के लिए विशेष केबिन है। और ये अपनी इस लंबाई, चौड़ाई
और इसमें जिस तरह से 1700 नौसैनिक रह सकते हैं, तो ये एक तरह से ये समंदर में तैरता हुआ शहर है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट उतरते हैं तो इस तरह के वायर होते हैं जो शायद अरेस्टिंग वायर जिन्हें कहा जाता है, और ये फंस जाता है तब वो एयरक्राफ्ट उतरता है। कितने यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुल 3 हैं। कैसे काम होता है, और अगर जो बड़ा सवाल है कि अगर इसमें नहीं फंसा तो क्या, ये जानने के लिए हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट स्कंदा से। सर, ये जो केबल हम देख रहे हैं इनका क्या काम है, और अगर इसमें एयरक्राफ्ट नहीं फंसा लैंडिंग करते समय तो फिर आगे क्या होता है? ये जो हमारे पास 3 वायर है इधर, जो फाइटर राइड इज कमिंग, इसके बीच में फंसना चाहिए। उसका एक हुक होता है, वो एटलीस्ट 1, 2 या 3, मतलब फर्स्ट बार में फंस गया बहुत अच्छा है, उसके बाद नहीं, तो सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसमें भी नहीं फंसा है तो पायलट पूरा टेक ऑफ करेगा, पूरा पावर निकाल के, देन ही टेक्स ऑफ टू द स्की जोन। आज भारत विश्व के उन 6 गिने चुने देशों में शामिल है जो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। विक्रांत माने साहसी। जहाज का आदर्श वाक्य है जयम स युधिष्ठिरः, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मुझसे लड़ते हैं। INS विक्रांत के फ्लाइंग डेक से कैमरामैन संजय मंडल, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।